सबको उम्मीद थी कि ट्रंप राहत की खबर देंगे, पर ट्रंप तो ठहरे ट्रंप, फिर अपनी फितरत कैसे बदलते, उन्होंने फिर चौंकाया बाजार को और फिर सेंटीमेंट ख़राब कर दिया। युद्ध, क्रूड और एफआई की बिकवाली, इन सब के बीच में थोड़ा सा एक रिलीफ है कि रुपया संभल रहा है। लेकिन मार्केट में अब क्या व्यू हो, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मार्केट के दिग्गज और कोटक महिंद्रा एएमसी के मैनेजिंग डायरेक्टर नीलेश शाह जुड़े हैं। नीलेश भाई, नॉर्मली जब भी मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट आती है और आप जुड़ते हैं तो मार्केट थोड़ा स्टेबिलिटी दिखा देता है, तो हम रिक्वेस्ट भी करते हैं आपसे। लेकिन सबसे पहले तो अच्छा, नीलेश भाई लग रहा है कि ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में हैं। नीलेश भाई गुड मॉर्निंग। कैसे देखें इस बदलते समीकरण को, क्रूड वापस 106 पर और आज फिर डोनाल्ड ट्रंप ने सेंटिमेंट खराब किया। अनुज भाई, जैसा आपने कहा, मार्केट का पूरा दारोमदार इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर है। हमारी कुंडली का राहु काल तब चालू होता है जब ऑयल के दाम ऊपर जाते हैं। इससे महंगाई बढ़ती है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ती है, जीडीपी ग्रोथ कम होती है और उसकी सारी कंबाइंड नेगेटिव इफेक्ट रूपी, इंटरेस्ट रेट और इक्विटी मार्केट, इन तीनों मार्केट पे दिखती है। अब जब तक ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन नहीं संभलेगा तब तक मार्केट का संभलना मुश्किल लगता है। और ट्रंप साहब, जैसा आपने कहा, उनको समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ करते हैं। उस वजह से मार्केट काफी हद तक परेशान है और जब तक ऑयल नहीं संभलेगा तब तक मार्केट की बॉटम बनना मुश्किल है। जब तक ऑयल नहीं सुधरेगा मार्केट का बॉटम बनना मुश्किल है। नीलेश भाई, एक और सवाल यहाँ पर ओपन हो रहा है कि एक तो ये नियर टर्म का प्राइस डैमेज है, लेकिन जिस तरीके से एनर्जी प्राइसेस ऊपर आए हैं, क्या मार्केट अपनी इक्वेशन में अभी ये फैक्टर इन नहीं कर पाया है? और आगे जाते हुए क्या रेट हाइक्स, इन्फ्लेशन फियर, अर्निंग्स पर बड़ा हिट, क्या ये फैक्टर्स आएंगे उस समय पर जब हम पिछले क्वार्टर में एक ग्रीन शूट्स देख रहे थे? उसमें क्या वापस मीडियम टर्म में मार्केट के लिए दिक्कत बढ़ने वाली है? इस वक्त मेरे हिसाब से अनुज भाई, मार्केट क्रूड फ्यूचर्स को देख रहा है। अगर आप दिसंबर के बाद वाले क्रूड फ्यूचर्स को देखें तो वो तकरीबन आज के स्पॉट लेवल से 15 से $20 नीचे है। तो मार्केट आज भी यही उम्मीद लगा के रखा है कि इस युद्ध में ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डैमेज ज्यादा नहीं होगा और जब ये युद्ध रुक जाएगा, हॉर्मस स्ट्रेट खुल जाएगा और क्रूड के दाम जो युद्ध के पहले $60-70 के आसपास थे, वह $80-90 के आसपास रहेंगे। आज के लेवल से कम होंगे, लेकिन युद्ध के पहले के लेवल से ऊपर रहेंगे। इस चीज को मार्केट ने डिस्काउंट किया है और उस वजह से इंटरेस्ट रेट के ऊपर थोड़ी बहुत इम्पैक्ट जरूर आएगी, वैल्यूएशन के ऊपर भी थोड़ी इम्पैक्ट आएगी और प्रॉफिटेबिलिटी शायद 1-2 क्वार्टर पीछे चली जाए। अब अगर युद्ध जल्दी खत्म होता है और क्रूड के दाम मार्केट की उम्मीद से ज्यादा गिरते हैं तो मार्केट में अपसाइड है। युद्ध लंबा चलता रहेगा तो ऑब्वियसली मार्केट में डाउनसाइड है। बट अनुज भाई, इस समय एक चीज मतलब जो बड़ा ट्रेंड दिख रहा है कि दुनिया भर के देश एनर्जी डिपेंडेंसी के ऊपर परेशान है और हर कोई किसी न किसी तरह एनर्जी इंडिपेंडेंस के लिए ट्राई करेगा। जैसे भारत में हम इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इकोनॉमी की कोशिश करेंगे। पैसेंजर व्हीकल जो पेट्रोल डीजल पे चलते हैं उसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल या हाइब्रिड की तरफ शिफ्ट करने की भरपूर कोशिश करेंगे। घर पे जो गैस के चूल्हे जलते हैं उसे हम इंडक्शन या पाइप्ड गैस वहां पे शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। सोलर रूफटॉप के जरिए जितनी पावर पैदा कर सके एट घर घर के लेवल के ऊपर, उसकी कोशिश की जाएगी। तो ये एक बड़ा ट्रेंड आने वाले 5-10 सालों के लिए बन सकता है और इस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनी पे लोग ध्यान रख सकते हैं। जरूर है कि आप एक साथ निवेश नहीं करें बिकॉज अनसर्टेनिटी अभी भी
मार्केट के ऊपर मंडरा रही है, बट आपको इस क्षेत्र से जुड़ी कौन सी कंपनी में निवेश करना है, उसका होमवर्क आप जरूर कर सकते हैं। हाँ नीलेश भाई, बहुत बहुत लोगों ने तो कर भी लिया होमवर्क। अमेजोन पे इंडक्शन मिल ही नहीं रहा था, आपने लिया था कि इंडक्शन क्या, या थे पहले से? वीरू भाई पहले से था, मेरी बीवी इस मामले में मेरे से ज्यादा समझदार है। और आपने उस थीम को कैप्चर भी कर लिया एकदम से, है ना? इंडक्शन इंडक्शन कुकर और आपका ईवी की थीम, बिल्कुल सही कहा। अगर आप देखें, देखिए यही होता है, हर बदलते स्वरूप में आपको, अगर आप देखें अपनी स्टॉक पिकिंग की कला को अगर अच्छा करना है तो आपको ऐड करूंगा, सॉरी अच्छा वीरू एक चीज ऐड करूंगा। नीलेश भाई, आज आपको फिर भी पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, शाम को जाएंगे तो आपने कहा कि मेरी बीवी इस मामले में मुझसे ज़्यादा समझदार है। वो कहेंगे आपने इस मामले में क्यों बोला, ये बोलना चाहिए था कि सारे मामले में समझदार। हाँ चलिए ठीक है वीरू, ये ठीक है, ये सही किया आपने, ये कंप्लीट हैच कर लिया आपने अपने आप को। अच्छा नीलेश भाई, ये मेटल्स पे आपका टेक क्या होगा? आई मीन आते हैं, मेरे ख्याल से हर कमोडिटीज पे थोड़ी बात कर लेते हैं, है ना? मेटल्स और केमिकल्स अमूमन युद्ध काल, एक चुनौतीपूर्ण माहौल आया था वो 2022 में, जब यूक्रेन और रशिया भिड़े थे। वो युद्ध अभी भी कायम है। इस और एक और युद्ध के छिड़ने के बाद लगभग 100 महीने हो चुके हैं। मेटल्स पे आपका टेक क्या बन रहा है? तो वीरू भाई, वो मेटल जहां पे मिडिल ईस्ट में प्रोडक्शन कैपेसिटी ज्यादा है, जैसे एल्यूमिनियम, उसके ऊपर डेफिनेटली तेजी बनी रहेगी। वहां की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के ऊपर इम्पैक्ट हुआ है, और उस मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को रिस्टोर करने में कुछ समय लग जाएगा, ऐसा लगता है। मोर इम्पोर्टेंटली, मेटल की डिमांड बनी रहेगी, बिकॉज युद्ध के जरिए जो भी डिस्ट्रक्शन हुआ है ईरान में, इजराइल में, मिडिल ईस्ट में, उसको रिपेयर करने के लिए मेटल की आवश्यकता जरूर होगी। केमिकल क्षेत्र में भी हमें लगता है कि आज की तारीख में जिस तरह से पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक के भाव बढ़े हैं, उस वजह से मार्जिन में कटौती होगी। बहुत सारी केमिकल कंपनीज अपनी प्राइस हाइक को, कॉस्ट हाइक को अपने कंज्यूमर को ट्रांसफर नहीं कर पाएगी, और उन्हें मार्जिन पे हिट लेना पड़ेगा। तो केमिकल क्षेत्र डेफिनेटली एडवर्सली इम्पैक्टेड है, और उनके मार्जिन में कटौती होगी। मेटल क्षेत्र में आपको देखना पड़ेगा कौन से मेटल्स मिडिल ईस्ट से दुनिया भर में एक्सपोर्ट होते थे, और कौन से मेटल रिकंस्ट्रक्शन में उपयोग होंगे। उन दोनों मेटल क्षेत्र में तेजी बनी रह सकती है। ओके अच्छा नीले भाई, एक चीज़ पूछूं आपसे मैं, कि हमने बजट स्पीच एक साथ सुनी थी, उसके बाद हम डिस्कशन भी कर रहे थे। बजट में सबसे पहला जो स्पीच सुनने के बाद सेक्टर दिमाग में आया था वो था डेटा सेंटर। उसके बाद हमने डेटा सेंटर उस थीम के अंतर्गत बहुत सारी केबल वायर सेगमेंट की स्टॉक्स को देखा, बहुत स्ट्रांग वो दिखा। डेटा सेंटर अपने साथ कई सेक्टर्स खोलती है, कूलेंट इस्तेमाल होंगे उसमें। आपने कितना शिफ्ट किया इस डेटा सेंटर थीम की तरफ अपने फंड्स में? एक भारत में जो भी डेटा सेंटर की अपॉर्चुनिटीज है, वो ज्यादातर अनलिस्टेड सेगमेंट में है, या लिस्टेड सेगमेंट में वो जिस कंपनी में है वहां पे उनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है आज भी वैल्यू एडिशन में। तो हमारे लिए डेटा सेंटर का जो थीम था वो प्ले करने का सबसे ज्यादा और आसान रास्ता केबल वायर कंपनी थी या मेटल कंपनी थी। तो हमने केबल वायर कंपनीज में पोजीशन बनाई थी। आज उसमें गिरावट भी हुई है, लेकिन हमें अभी भी लगता है कि डेटा सेंटर के लिए केबलिंग और वायरिंग दोनों की जरूरत पड़ेगी। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ इंडिया की जो थीम मैंने अभी कही, उसमें भी केबल्स और वायर की जरूरत पड़ेगी, और इसलिए ये सेक्टर शॉर्ट टर्म में डेफिनेटलि प्रेशर में रहेगा, बट वहां पे नीचे के लेवल पे आप निवेश करने की सोच सकते हैं। ओके नीलेश भाई, तो आपसे जब हमारी बात होती थी पहले, एक स्मॉल कैप्स और माइक्रो कैप्स, इन सब को लेकर आप काफ़ी नेगेटिव रहे थे। अब इतनी बड़ी गिरावट के बाद क्या सिलेक्टिवली अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं आपको स्मॉल कैप में? क्या इस समय कोई थीम्स हैं स्मॉल कैप में जो इन्वेस्टर जहां अब पैसा लगाना शुरू करें? तो अनुज भाई, फंडामेंटली मुझे अभी भी लगता है कि स्मॉल कैप में वैल्यूएशन
और भी कम हो सकता है। बहुत सारे स्मॉल कैप कंपनीज में अनडाउटेबली वो कैपेसिटी नहीं है कि इस प्रकार की अपहीवल को वो झेल सके। उन्हें लार्ज कैप कंपनी के सामने थोड़ी ज्यादा चोट लगेगी, एंड इसीलिए हमें लगता है कि अभी भी स्मॉल कैप में एक छोटा करेक्शन या वैल्यूएशन डी रेटिंग हो सकता है। ऑब्वियसली स्मॉल कैप क्षेत्र बहुत बड़ा है। यहाँ पे एक जिसे आप असिमेट्रिक कंपनीज कह सकते हैं कि जिनका ग्रोथ इकोनॉमी के ऊपर नहीं है, वो ऐसे निश एरिया में है कि वो कुछ ना कुछ काम कहीं ना कहीं से कर सकते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जैसे केबल वायर, जो इस अपहीवल में बेनिफिशियल भी हो सकता है। तो हमारा फोकस स्मॉल कैप में इस वक्त उस कंपनी में निवेश करने का है जहां पे युद्ध की चपेट बहुत कम हो और वैल्यूएशन काफी हद तक फेवरेबल हो गया हो। इसमें क्या नाम टॉप ऑफ द माइंड आएंगे आपके नीलेश भाई? एक है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, वहां पे युद्ध की उतनी बड़ी इम्पैक्ट नहीं होगी। दूसरा जो है वो डोमेस्टिक कंज्यूमर है, एफएमसीजी हुआ या उस प्रकार के कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्टॉक्स हुए। तीसरा फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, वहां पे कुछ कंपनीज जो डोमेस्टिक मार्केट में बिकवाली करती है, बेचान करती है, वहां पे युद्ध की उतनी बड़ी इम्पैक्ट नहीं होगी। तो इस प्रकार की कंपनीज वहां पे हम ध्यान रख रहे हैं, बट स्मॉल कैप एडिशन बहुत सिलेक्टिवली कर रहे हैं। ओके, तो कुल मिला के अगर आप देखें जो नीलेश जी से हमारी डिस्कशन हो रहा है उसमें हम बात यही कर रहे हैं कैसे इस युद्ध से हट के परे हट के थोड़ा सा अगर आप देखें पोर्टफोलियो को अपने कुछ सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। इस लिहाज से आप होटल्स को कहाँ रखेंगे नीलेश जी इस वक्त, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं प्राइसिंग और फुटफॉल टॉप आउट हो चुके हैं होटल्स? और मेरे दिमाग में एक हॉस्पिटल स्टॉक्स भी आते हैं। हॉस्पिटल स्टॉक्स में भी हायर लेवल से अनवाइंडिंग हुई है, मेरे ख्याल से 20-22% रिट्रेसमेंट है हायर लेवल से। ये दो स्पेस पर आपकी रीडिंग क्या कह रही है इस वक्त? तो वीरू भाई, ये दोनों क्षेत्र में हमारा व्यू पॉजिटिव है। पहले बहुत सारे भारतीय विदेशी दौरे के लिए मिडिल ईस्ट में जाते थे, अब उसमें कटौती होने के बहुत अच्छे चांसेस है। क्रूड के दाम ऊपर हुए हैं तो इंटरनेशनल एयरफेयर भी बढ़ेगा, अवेलेबिलिटी भी कम होगी, और इस वजह से हो सकता है डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा मिले। होटल्स इस क्षेत्र में सबसे आगे हैं और उनको फायदा हो सकता है। आज की तारीख में हम ये भी देख रहे हैं कि वेडिंग सीजन इसके लिए बड़ी जोर से बुकिंग हो रही है। अगर आप इस वक्त कोई कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं तो आपको होटल के अनुसार डेट तय करने पड़ेंगे, नहीं कि आपकी सुविधा के अनुसार। तो होटल्स की बुकिंग्स काफी तेजी में है, टूरिज्म, डोमेस्टिक टूरिज्म का भी उन्हें फायदा होगा, और इसलिए होटल क्षेत्र में आप निवेश कर सकते हैं। यही चीज हॉस्पिटल में भी एप्लीकेबल है। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ब्यूटी, वेलनेस, इस प्रकार के खर्चे ज्यादा करती है। हॉस्पिटल को उसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, हॉस्पिटल क्षेत्र में कंसोलिडेशन भी हो रहा है, हब एंड स्पोक मॉडल भी उभर रहे हैं, तो उस वजह से भी हॉस्पिटल क्षेत्र का यूटिलाइजेशन इंप्रूव होता दिखता है। तो होटल एंड हॉस्पिटल दोनों डोमेस्टिक सेक्टर है। युद्ध की इसके ऊपर विपरीत इम्पैक्ट बहुत कम है। थोड़ी बहुत इम्पैक्ट रेस्टोरेंट्स में एलपीजी गैस की शॉर्टेज की वजह से आ रही है, बट वह उसे मैनेज कर पा रहे हैं। तो दोनों एच, होटल एंड हॉस्पिटल, निवेशक देख सकते हैं। ओके नीलेश भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मुंबई ट्रैफिक को आप आज थोड़ा बीट नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी आप जुड़े हमारे साथ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।